हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। सुप्रभात। उम्मीद करता हूँ सब आप अच्छे होंगे। तो आज मैं हिंदी साहित्य के इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो पुस्तक है उसको पढ़ाने जा रहा हूँ, जो अक्सर स्कूल व्याख्याता नेट सेट में पूछे जाते हैं। तो यह हमारा पार्ट 1 होगा, जिसमें प्रथम संस्करण का वक्तव्य हम पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं हम लोग कि इसमें क्या है करके कंटेंट की ओर देखते हैं। प्रथम संस्करण का वक्तव्य, यह है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जो पुस्तक, और इसमें हम देखते हैं कि प्रथम संस्करण का वक्तव्य जो अक्सर स्कूल व्याख्याता नेट सेट में पूछे जाते हैं और कई विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं इससे प्रश्न। तो देखते हैं। हिंदी कवियों का एक वृहद संग्रह ठाकुर शिव सिंह सेंगर ने सन 1883 ईस्वी में प्रस्तुत किया था। उसके पीछे सन 1889 में डॉक्टर गियर्सन ने मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑव नॉर्दर्न हिंदुस्तान के नाम से एक वैसा ही बड़ा कविवृत्त संग्रह निकाला। तो यहाँ पर क्या है कि सर्वप्रथम किसने निकाला था? 1833 में शिव सिंह सेंगर ने वृहद संग्रह। उसके बाद सन 1889 में डॉक्टर गियर्सन ने मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑव नॉर्दर्न हिंदुस्तान के नाम से कवित्त संग्रह निकाला। ठीक है। काशी की नागरी प्रचारणी सभा का ध्यान आरंभ में ही इस बात की ओर गया कि सहस्त्रों हस्तलिखित हिंदी पुस्तकें देश के अनेक भागों में राज पुस्तकालयों तथा लोगों के घरों में अज्ञात पड़ी है। अतः सरकार की आर्थिक सहायता से उसने सन 1900 में काम पुस्तकों की खोज का काम हाथ में लिया और सन 1911 तक अपनी खोज की 8 रिपोर्टों में सैकड़ों अज्ञात कवियों तथा ज्ञात कवियों के अज्ञात ग्रंथों का पता लगाया। तो यहाँ पर सन 1933 में खोज एक रिपोर्ट तैयार किया गया जिसमें अज्ञात कवियों और ज्ञात कवियों के जो ग्रंथ हैं उनके बारे में यहाँ पर खोज किया गया। में इस सारी सामग्री का उपयोग करके मिश्र बंधुओं श्रीयुत पंडित श्याम बिहारी मिश्र आदि ने अपना भारी कविवृत्त संग्रह मिश्र बंधु विनोद, जिसमें वर्तमान काल के कवियों और लेखकों का भी समावेश किया गया, जो 3 भागों में प्रकाशित किया गया था। तो यहाँ पर श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र और गणेश बिहारी मिश्र, ये तीनों भाई थे। ठीक है ना, जिसे हम लोग कहते हैं मिश्र बंधु। ठीक है। अब देखते हैं इधर जो हम लोगों को इम्पोर्टेंट लगे उसी को हम लोग पढ़ते जाएंगे। इधर देखते हैं। आदिकाल का नाम मैंने, जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं वो कह रहे हैं कि आदिकाल का नाम मैंने वीरगाथा काल रखा है। उक्त काल के भीतर 2 प्रकार की रचनाएं मिलती हैं, अपभ्रंश की और देश भाषा की। अपभ्रंश की पुस्तकों में कई तो जैनों के धर्म तत्व निरूपण संबंधी हैं जो साहित्य की कोटि में नहीं आती है, और जिनका उल्लेख केवल यह दिखाने के लिए ही किया गया है कि अपभ्रंश भाषा का व्यवहार कब से हो रहा था। साहित्य कोटि में आने वाली रचनाओं में कुछ तो भिन्न भिन्न विषयों पर फुटकल दोहे, जिनके अनुसार उस काल की कोई विशेष प्रवृत्ति निर्धारित नहीं की जा सकती है। तो यहाँ पर शुक्ल जी कह रहे हैं कि आदिकाल का नामकरण मैंने इसलिए क्योंकि उस काल में बहुत सारे वीर गाथाएँ और ये वो मतलब राजा महाराजाओं के युद्धों का वर्णन को देखते हुए उन्होंने इस काल को आदिकाल को क्या किया, वीर गाथा काल ने मतलब वीरों की काल माना।
और यहाँ पर वे मानते हैं कि साहित्य की पुस्तकें केवल 4 हैं, जिसके आधार पर उन्होंने वीरगाथा काल नामकरण किया आदिकाल का। तो देखते हैं हम लोग विजयपाल रासो, हमीर रासो, कृतिलता और कीर्ति पताका। ठीक है। और देश भाषा काव्य की 8 पुस्तकें प्रसिद्ध हैं और देश भाषा काव्य की केवल 8 पुस्तकें उन्होंने माना है। तो ये पूछे जाते हैं दोस्तों कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक में देश भाषा काव्य की कितनी पुस्तकें हैं, तो 8 पुस्तकें हैं। और वो क्रम में भी दे सकता है कि क्रम में जमाइए कौन कौन से करके। तो देखते हैं खुमान रासो, विशाल देव रासो, पृथ्वीराज रासो, जयचंद्र प्रकाश, जय मयंक जस चंद्रिका, परमाल रासो जिसे आल्हा का मूल रूप मानते हैं, जो जगनिक का है, जो बुंदेली भाषा में लिखा गया है, जो अधिक वर्षा ऋतु में मतलब गाया जाता है। इसमें जो गीत है उसको आल्हा को। खुसरो की पहेलियाँ, विद्यापति की पदावली। तो ये ध्यान में रखिए दोस्तों कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने देश भाषा काव्य की 8 पुस्तकें कौन कौन सी माने हैं करके तो अक्सर पूछ देता है। तो इसके बाद आते हैं इन्हीं 12 पुस्तकों की दृष्टि से आदिकाल का लक्षण, निरूपण और नामकरण हो सकता है। तो रामचंद्र शुक्ल ने यहाँ पर कहा है कि इन्हीं के आधार पर आदिकाल का नामकरण हो सकता है करके। इनमें से अंतिम 2 तथा विशाल देव रासो को छोड़कर शेष सब ग्रंथ वीरगाथात्मक ही हैं। अतः आदिकाल का नाम वीरगाथा काल ही रखा जा सकता है। तो यहाँ पर उन्होंने कारण प्रस्तुत कर दिया है कि मैंने वीरगाथा आदिकाल का नाम वीरगाथा काल क्यों कहा करके। जिस सामाजिक या राजनीतिक परिस्थिति की प्रेरणा से वीरगाथाओं की प्रवृत्ति रही है, उसका सम्यक निरूपण पुस्तक में कर दिया गया है। ठीक है ना। अब देखते हैं हम लोग मिश्र बंधुओं ने इस आदिकाल के भीतर इतनी पुस्तकों की और नामावली दी है। तो यहाँ पर मिश्र बंधु जो थे उन्होंने अलग तरह के पुस्तकों के नाम दिया है, उसको बारे में उल्लेख किया है शुक्ल जी ने। जैसे भगवद गीता, वृद्ध नवकार, वर्तमान, समंतसार, पतल्ली और अनन्य योग, जम्बूस्वामी रास, रेवंत गिरिरास, निमिनाथ चौपाई, उवेश माला। उपदेश माला को यहाँ पर उवेश माला कहा गया है। ठीक है ना। अब लोग इधर देखते हैं एक ही काल और एक ही कोटि की रचना के भीतर जहाँ जहाँ भिन्न भिन्न प्रकार की परंपराएं चली हुई पाई गई है, वहाँ अलग अलग शाखाएं करके सामग्री का विभाग किया गया है। जैसे भक्ति काल के भीतर पहले तो 2 काव्य धारा निर्गुण धारा और सगुण धारा निर्दिष्ट की गई है। फिर प्रत्येक धारा की जो जो शाखाएं स्पष्ट रूप से लक्षित हुई है, निर्गुण धारा की ज्ञानाश्रयी और प्रेम मार्गी सूफी शाखा तथा सगुण धारा की राम भक्ति और कृष्ण भक्ति शाखा है। इन धाराओं और शाखाओं की प्रतिष्ठा यूं ही मनमाने ढंग पर नहीं की गई है, उनकी एक दूसरे से अलग करने वाली विशेषताएं अच्छी तरह दिखाई भी गई है और देखते ही ध्यान में आ भी जाएगी। तो ये शुक्ल जी का कथन है दोस्तों, जिसको मैंने हाईलाइट किया है। रीति काल के भीतर रीतिबद्ध रचना की जो परंपरा चली है, उसका उपविभाग करने का कोई संगत आधार मुझे नहीं मिला। तो यहाँ पर शुक्ल ने कहा कि रीतिकाल के जो रीतिबद्ध रचना हुई उसका उपविभाग करने का कोई मुझे संगत नहीं मिला करके। उसके बाद इधर देखते हैं जो जो इम्पोर्टेंट लगेगा उसी को मैंने यहाँ पर हाईलाइट किया, उसी को मैं पढ़ाते जाऊँ, कचरा नहीं पढ़ेंगे। मिश्र बंधुओं के प्रकांड कवित्व संग्रह मिश्र बंधु विनोद का उल्लेख हो चुका है। रीतिकाल के कवियों का परिचय लिखने में मैंने प्रायः उक्त ग्रंथ से ही विवरण लिए हैं। अतः आधुनिक शिष्टता के अनुसार उसके उत्साही और परिश्रमी संकलनकर्ताओं को धन्यवाद देना मैं बहुत ज़रूरी समझता हूँ। हिंदी पुस्तकों की खोज की रिपोर्ट भी मुझे समय समय पर विशेषतः संदेह के स्थल आने पर उलटनी पड़ी है।
राय साहब बाबू श्याम सुंदर दास बीए की हिंदी कोविदरत्नमाला, श्रीयुत रामनेश त्रिपाठी की कविता कौमुदी तथा श्री योगी हरि जी के ब्रज माधुरी सार से बहुत कुछ सामग्री मिली है। तो यहाँ पर शुक्ल ने यह उल्लेख किया है कि जो जब उन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास लिख रहे थे तो उन्होंने किन किन लेखकों के जो संग्रह है उससे उन्होंने कुछ सामग्रियाँ ली है, उसी के आधार पर ये उल्लेख किए हुए हैं यहाँ पर। श्याम सुंदर दास के हिंदी कोविद रत्नमाला, श्रीयुत रामनेश त्रिपाठी जी के कविता कौमुदी और योगी हरि जी का ब्रज माधुरी सार, जो अक्सर एग्जाम में पूछ ले जाते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास पुस्तक में किन किन लेखकों की कौन कौन सी पुस्तकों की सामग्री लिया है और उनकी पुस्तकों का कौन सी पुस्तकों उनके प्रथम संस्करण के वक्तव्य में जिक्र है करके। आधुनिक काल के प्रारंभिक प्रकरण लिखते समय जिस कठिनता का सामना करना पड़ा उसमें मेरे बड़े पुराने मित्र केदारनाथ पाठक ही काम आए। तो उन्होंने अपने एक मित्र का भी नाम उल्लेखित किया है यहाँ पर, केदारनाथ पाठक, जो जब वे आधुनिक काल के प्रारंभिक प्रकरण लिख रहे थे तो उनको बहुत ही कठिनता का सामना करना पड़ा। तो इन्हीं मित्र केदारनाथ पाठक ने उनकी सहायता किया था। ठीक है। संशोधित और प्रवर्धित संस्करण के संबंध में दो बातें। तो यहाँ पर कुछ और हैं, थोड़ी देख लेते हैं हम लोग। कई संस्करणों के उपरांत इस पुस्तक के परिमार्जन का पहला अवसर मिला। इसमें कुछ अवश्य संशोधन के अतिरिक्त बहुत सी बातें बढ़ानी पड़ी। आदिकाल के भीतर वज्रयानी सिद्धों और नाथपंथी योगियों की परंपराओं का कुछ विस्तार के साथ वर्णन यह दिखाने के लिए करना पड़ा कि कबीर द्वारा परिवर्तित निर्गुण संत मत के प्रचार के लिए किस प्रकार उन्होंने पहले से रास्ता तैयार कर दिया था। दूसरा उद्देश्य यह स्पष्ट करने का भी था कि सिद्धों और योगियों की रचनाएं साहित्य की कोटि में नहीं आती हैं और योग धारा काव्य या साहित्य की कोई धारा नहीं मानी जा सकती हैं। काल में जो सिद्ध थे, नाथपंथी थे, उनके बारे में थोड़ा सा जिक्र किया है, जिसको हम लोग आदिकाल में देखेंगे। भक्ति काल के अंतर्गत स्वामी रामानंद और नामदेव पर विशेष रूप से विचार किया गया है, क्योंकि उनके संबंध में अनेक प्रकार की बातें प्रचलित हैं। रीतिकाल के सामान्य परिचय में हिंदी के अलंकार ग्रंथों की परंपरा के उद्गम और विकास को कुछ अधिक विस्तार के साथ लिखाया गया है। घनानंद आदि कुछ मुख्य स्वामी रामानंद और नामदेव पर विशेष रूप से विचार किया गया है, क्योंकि उनके संबंध में यहाँ पर तो हम लोग पढ़ चुके थे दोस्तों। इधर आ जाते हैं काल विभाग में। अब हम लोग थोड़ा देख लेते हैं काल विभाग को। जबकि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, तब यह निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना ही साहित्य के इतिहास कहलाता है। जनता की चित्तवृत्ति बहुत ही राजनीतिक, सामाजिक, सांप्रदायिक तथा धार्मिक परिस्थितियों के अनुसार होती है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन है दोस्तों, याद रखिएगा। यहाँ से लेकर ये देखिए, 1 मिनट मैं बता रहा हूँ। ये हाँ, अरे
चलिए तो इसको मैं ऐसे ही बता देता हूँ। ये देखिए, यहाँ से और यहाँ तक ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन है दोस्तों, याद रखिएगा। और उसके बाद हम लोग नीचे चले जाते हैं। ये पूछा जाता है कि जनता की चित्तवृत्ति बहुत ही कुछ, जिसमें शुक्ल जी ने माना है राजनीतिक, सामाजिक, सांप्रदायिक, धार्मिक। तो इसमें एक ऑप्शन, इसको एक को हटा कर दूसरा कर दिया जाएगा, तो इसको ध्यान रखिएगा। उपयुक्त व्यवस्था के अनुसार हम हिंदी साहित्य के 900 वर्षों के इतिहास को 4 कालों में विभक्त कर सकते हैं। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में 900 वर्षों के इतिहास को उन्होंने 4 कालों में अलग अलग तरीके से बांटा है। तो इसको हम लोग देख लेते हैं। आदिकाल, जिसे शुक्ल जी ने नाम दिया है। वीरगाथा काल, संवत 1050 से 1375 ईस्वी तक। उसके बाद पूर्व मध्य काल को उन्होंने भक्ति काल कहा, संवत 1375 से 1700 तक। फिर उत्तर मध्य काल को उन्होंने रीतिकाल नाम दिया है, संवत 1700 से लेकर 1900 तक। फिर आधुनिक काल को उन्होंने गद्य काल कहा, संवत 1900 से लेकर 1984 तक। तो इस शुक्ल जी के द्वारा काल विभाग अक्सर पूछे जाते हैं, तो इसको हमेशा याद रखना दोस्तों। तो हम लोग अगली क्लास में देखेंगे आदिकाल का प्रकरण 1, सामान्य परिचय। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर ये पसंद आए मेरा कंटेंट तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।